हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन टॉपिक को पहले समझेंगे। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, होता क्या है इसको। जैसे कि आप देखो दे रखा है व्हाट इज डेप्रिसिएशन। यहाँ दे रखा है टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, है ना। जैसे कोई हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है। जैसे कोई मशीन तुमने खरीदा, वो 10 साल चलेगी। तो अगर 10 साल चलेगी तो अगर उसके लिए सपोज करो हमने कोई पेमेंट किया, जैसे लाइक यहाँ देखो 10 लाख की मशीन खरीद रहे हैं। परचेज अ मशीन कॉस्ट रुपीज़ 10 लाख रुपीज़, है ना। और ये कितने साल चलने वाली है, 10 साल। यानी कि ये 10 लाख रुपए का जो खर्च हम कर रहे हैं ये 1 साल का तो है नहीं। इसका फ़ायदा हमें कितने साल मिलने वाला है। यानी ये जो 10 लाख का खर्चा हम कर रहे हैं ये कितने साल के लिए कर रहे हैं, 10 साल के लिए। और अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट में क्या कहता है, जिस साल का खर्चा है उसी साल दिखाओ। अगर हम पूरा 10 लाख रुपए जो आज मशीन खरीदे हैं 10 लाख रुपए इसी साल खर्च में दिखा देंगे तो हमारा प्रॉफिट बहुत नीचे चला जाएगा। सही है ना, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा दिखेगा ना। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कंसेप्ट जिस साल का खर्चा उसी साल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम खर्च इस तरह से दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट को डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से। तो 10 लाख को जब 10 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए। हर साल 1 लाख रुपए खर्च दिखाना है, लेकिन सवाल उठता है सर किस नाम से। तो वो नाम क्या होता है, डेप्रिसिएशन। मशीन आज खरीदे, बिल्कुल सही, 10 लाख आपने पे किया, बिल्कुल सही है। एक एसेट गई, एक एसेट आई। किस नाम की एसेट गई, कैश। किस नाम की एसेट आई, मशीन। मशीन नाम की एसेट आई। अब खर्चे के रूप में इसको दिखाना पड़ेगा, तो इसको हम किस तरह से खर्च के में दिखाएंगे, एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। तो एसेट को हम लोग एक्सपेंस में नहीं दिखाते। एसेट को हम कैसे एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हैं, एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। और इस तरह से फाइनली हम उसको क्या करते हैं, एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का बेसिस क्या होता है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है लाइफ ऑफ एसेट। क्या होता है, अब आप देख रहे होगे कोई भी एसेट खरीदते हो उसकी यूजफुल लाइफ आपको पता होनी चाहिए। किसी भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे आप चार्ज करने वाले हो, उसकी लाइफ के आधार पे। सवाल उठता है ये लाइफ कहाँ डिफाइन किया गया है। तो हर एक एसेट की लाइफ को डिफाइन किया गया है ना। और उसको हम लोग देख सकते हैं कंपनी एक्ट में। तो कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया है डेप्रिसिएशन का चार्ट, जिसमें बताया गया है कि किस एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन, सॉरी किस एसेट की कितनी लाइफ है, यूजफुल लाइफ कितनी है। क्योंकि ये 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, कैसे निकाला था, उस 10 लाख को डिवाइड किया था किसकी, उसकी यूजफुल लाइफ से। तो बेसिकली आधार जो होता है, जो बेस होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, वो क्या होता है, यूजफुल लाइफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ द डेप्रिसिएशन इज लाइफ ऑफ एसेट। हाउ वी कैन फाइंड द लाइफ ऑफ एसेट। यहाँ देखो दे रखा है किसी भी एसेट की लाइफ अगर आपको फाइंड आउट करनी है, इट इज डिफाइंड अंडर द कंपनी एक्ट। ये कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया है ना। तो देखते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे आपको बस क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर कंपनी एक्ट मैंने लिख दिया, है ना। यहाँ देखो डेप्रिसिएशन चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे पूरा चार्ट पूरा दिया हुआ है। बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग में वो बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग अदर देन फैक्ट्री आरसीसी फ्रेम पे बना हुआ है तो 60 साल की लाइफ होती है उसकी। कितनी लाइफ होती है, 60 साल। तो हर एक एसेट की लाइफ डिफाइन की गई है अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे फिलहाल तो कंपनी एक्ट में दिखा रहा है बिल्डिंग अदर देन आरसीसी फ्रेमवर्क है तो 30 साल की लाइफ होती है, अगर आरसीसी फ्रेम नहीं है तो। फैक्ट्री बिल्डिंग है तो 30 साल। फेंस वेल ट्यूबवेल है तो 5 साल। अदर देन अदर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो उस केस में 3 साल। टेम्परेरी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक मैरिज हॉल नहीं होता, लोग बांस बल्ली से बनाते हैं, या फिर कोई फिल्म का स्टेज, है ना। कोई जैसे कोई प्रोग्राम वोग्राम होता है ना, डांस इंडिया डांस का स्टेज उसे से बना के रखते हैं ना, तो वो सब टेम्परेरी होता है। तो वो सब कितने साल की उसकी लाइफ, 3 साल की। टेम्परेरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। फिर ब्रिज कलवर्ट्स बंकर्स 30 साल की लाइफ होती है। रोड की बात कर रहा है, अगर आरसीसी रोड है तो 10 साल की लाइफ मानी जाती है। कारपोरेट अदर देन आरसीसी है ना, तो 5 साल की लाइफ होती है। नॉन कॉरपोरेटेड है तो, कारपोरेटेड है तो 3 साल। तो हर एक एसेट की, हर एक मशीन की लगभग, हमें अब मशीन की बारी आ गई, तो इन सब की लाइफ क्या की गई है, डिफाइन की गई है।
अब सॉल्व था, आपको जानना है किसी पर्टिकुलर किसी एसेट का, मान लो मेरे को कंप्यूटर का जानना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करूंगा और यहाँ लिख दूंगा कंप्यूटर। देखो बता दिया। तो कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, तो सर्वर एंड नेटवर्क अगर है तब तो उसकी 6 साल की लाइफ है, लेकिन एंड यूजर डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप या लैपटॉप, इनकी लाइफ कितनी होती है? 3 साल होती है। ठीक है ना, तो कंपनी एक्ट में जो डिफाइन किया गया, इनकी लाइफ कितनी? 3 साल, है ना। बगल में परसेंटेज डेप्रिसिएशन के दिए हुए हैं, आगे पढ़ोगे परसेंटेज के बारे में, है ना। तो ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चार्ट हम लोग को आराम से मिल जाता है, हर एक चीज़ के ऊपर ड्रिल शिप, हर एक चीज़ के ऊपर इन्होंने डेप्रिसिएशन क्या किया है? डिफाइन किया है, उसकी लाइफ बता रखी है। ओशन गोइंग शिप है तो उसमें किस तरह की शिप की कितनी लाइफ मानी जाती है, ये सब पूरा इन्होंने दिया हुआ है। मोटर, ट्रैक्टर, बसेस की कितनी लाइफ होती है ना। ये सब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल की लाइफ कितनी होती है, इन सब की देखो 8-8 साल दे रखी है। मोटरसाइकिल की लाइफ 10 साल डिफाइन की गई है ना। तो ये क्या है? ये आपका कंपनी एक्ट के तहत डेप्रिसिएशन चार्ट है। तो ये समझ में आ गया हाउ वी कैन फाइंड द लाइफ ऑफ एसेट। आप सभी को पता है किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन उसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड होती है, और लाइफ हम कहाँ से देख सकते हैं ये भी सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे बता दिया गया, गूगल पे जाइए, डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर एक्ट लिख दीजिए, एंटर करिए, वहां मिल जाएगा आपको। ना व्हाट इज द रीजन टू चार्ज डेप्रिसिएशन, क्या रीजन है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? सबसे पहले टू फॉलो द मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट अभी बताया मैंने। कोई मशीन खरीदो 10 साल चलेगी, तो 10 साल का पूरा खर्चा इस साल दिखा दोगे? नहीं ना। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? ये ना कहता है जिस साल का खर्चा उसी साल दिखाओ। तो अगर हमने 10 साल का खर्चा कर दिया आज ही, तो हम उसको क्या, उस खर्चे को 10 साल में डिवाइड कर दें, और फिर क्या करें? 10 साल में डिवाइड करने के बाद हर साल जो जो अमाउंट आ रहा है उसको खर्च में दिखाएं, है ना। नॉर्मली हम लोग डेप्रिसिएशन जब बच्चों से पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हम जैसे जैसे एसेट को यूज करते जाते हैं उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये डेफिनेशन बोलते हैं। बट ये डेफिनेशन ठीक है, बचपन में बोले ठीक है, बट अब जो बोलना है वो क्या बोलना है? डेप्रिसिएशन का मीनिंग, हम लोग जब एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में एलोकेट कर देते हैं, बांट देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक और रीज़न है, आप अगर सही प्रॉफिट जानना चाहते हैं अपने बिजनेस का, प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में आपने सारे एक्सपेंस दिखा दिए, बट डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा ही नहीं दिखा रहे हो, तो क्या सही प्रॉफिट आएगी? क्योंकि डेप्रिसिएशन भी आपके बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस है, सो आपको उसे भी शो करना चाहिए। अगर आपने शो कर दिया तब तो आपको प्रॉफिट सही मिलेगी, अगर नहीं डिप्रिसिएशन दिखा रहे हो तो आपको प्रॉफिट सही नहीं दिखेगी। नाउ नेक्स्ट, टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है? बैलेंस शीट से। किससे? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में आपको पता है लाइबिलिटी और एसेट दो चीज दिखाते हो। अब अगर एसेट को सपोज 10 लाख की एसेट है, हर साल उसको 10 लाख की दिखाओगे तो गलत है ना। अगर एक साल अगर यूज हो गया तो अब 10 लाख के ऊपर भाई 1 लाख की डिप्रिसिएशन कट गई, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 9 लाख। अगले साल फिर 1 लाख की घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 8 लाख। इस तरह हर साल उसकी वैल्यू को क्या करते जाना है? कम। अगर डिप्रिसिएशन उसमें नहीं दिखाओगे, नहीं माइनस करोगे, तो क्या तुम सही पोजीशन दिखा रहे हो अपने एसेट की? नहीं, गलत है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखाएं तो इसके लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है। फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, एसेट को रिप्लेस करने के लिए भी हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कैसे एसेट को रिप्लेस करने की कैसे बात कह दी आपने? कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखो, होता क्या है, आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप यहाँ पे बना रहे हो, तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में आप दो चीजें दिखाते हो। एक तरफ क्या दिखाते हो? एक्सपेंस। सही है। एक तरफ क्या दिखाते हो? इनकम। तो जब आप यहाँ पे दिखाते हो एक्सपेंस और इनकम, तो ध्यान रहे यहाँ पे बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जो सच में कैश जाती है। दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक तरह से आपने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बट यहाँ पे मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। एक होता है कैश एक्सपेंस, एक होता है नॉन कैश एक्सपेंस। जब आप सैलरी दे रहे हो तो बिल्कुल कैश जा रही है, सही है कि नहीं सही है? जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, बिल्कुल सही, पैसा जा रहा है, सही है ना। उधार लोगे तो आज नहीं तो कल दोगे, लेकिन दोगे ना, पैसा जाएगा ना। वेजेस दोगे तब भी पैसा जाएगा, है ना। ये सब कैश एक्सपेंसेस हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, तो डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हो इससे कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता।
लेकिन ये दिखता किस साइड है, एक्सपेंस में। डेप्रिसिएशन है एक्सपेंस। जब मशीन खरीदते हो 10 लाख की मशीन जब खरीदे होगे तभी पैसा चला गया था। अब हर साल उसका 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो तब बार बार पैसा जा रहा है क्या, नहीं। वो आप खर्च में दिखा रहे हो भले, लेकिन उससे कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। उससे आपका कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। अब कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, क्यों। अब वो पैसा आप क्या कर, आपके पास पड़ा हुआ है, आप उस पैसे से क्या करते हो, उस पैसे से आप क्या कर लो, रिजर्व क्रिएट कर लो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, इसका मतलब कुछ समझ में आया। भाई देखो, डिप्रेशन एक ऐसा खर्चा है जो आप खर्च में भले दिखाते हो लेकिन इसका कैश का आउटफ्लो नहीं होता, तो कैश पड़ा रह गया ना आपके पास, वो कैश है आपके पास। अब उससे क्या कर लो, रिजर्व क्रिएट कर लो। तो हर साल अगर 1-1 लाख रुपए डिप्रेशन दिखा रहे हो खर्च में, कैश आउटफ्लो, उस 1 लाख रुपए को आप उठा के रिजर्व में डालते चले जाओ, तो 10 साल में फिर से आपके पास 10 लाख का फंड रेडी हो जाएगा। हर साल अगर 1 लाख रुपए डिप्रेशन दिखा रहे हो, वो उस 1 लाख से क्या कर दो, रिजर्व तैयार करते चले जाओ। तो जहां 10 साल में क्या हो, 10 लाख डिप्रेशन कटेगा, वहीं पे 10 साल में आपका 10 लाख का फंड भी रेज हो जाएगा। और फिर उस फंड को तुम यूज कर सकते हो नई एसेट को परचेज करने में। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो वही कह रहा, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट मेंटेन रिजर्व टू द इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सही ना। उससे क्या होता है, कल को रिप्लेस करने में भी आपको मदद मिल जाती है एसेट को। वरना होगा फिर 10 साल बाद फिर से अचानक 10 लाख रुपए का फंड कहाँ से रेज होगा। तो हर साल आप क्या करो, जितना डेप्रिसिएशन काट रहे हो उसी के इक्वलेंट आप अमाउंट रिजर्व करते चले जाओ। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस में दिखाते हो उससे कैश तो जाती नहीं, हो तो आपके पास पड़ी हुई है, आप बस दिखा रहे हो एक्सपेंस। नाउ व्हाट आर द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कौन कौन से मेथड है। सो देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले दो मेथड, एक होता है एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है डब्ल्यूडीवी। क्यों, क्योंकि यही दो मेथड होते हैं जो इंडिया में फॉलो होते हैं। नहीं समझे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के और भी कई मेथड है, बट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दोज वन। हम सारे नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इंडिया में अकाउंटिंग का कौन सा लॉ हम फॉलो कर रहे हैं। तो डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए इंडिया में हम दो मेथड में से इन दोनों मेथड को फॉलो कर सकते हैं और करते भी हैं। एक होता है एसएलएम मेथड जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड जिसको हम फुल फॉर्म होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों में होता क्या, चलिए समझते हैं। इन दिस मैथड वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑलवेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसमें क्या होता है, हर साल हम डेप्रिसिएशन किस पे काटते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स के ऊपर। इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मैथड, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मैथड भी कहते हैं। ठीक है, नीचे फॉर्मूला दिया, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। चलिए अब एसएलएम को समझते हैं। अगर आप एसएलएम मेथड को समझना चाहते हो तो मैंने क्या बोला, एसएलएम में हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर। अगर हमने एक मशीन खरीदी है, कितने की मशीन, अगर हमने 1 लाख की खरीदी है ना, और जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज सपोज करो 10% है ना। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, आप देखो, अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होगा, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख, मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा, तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना कटेगा, दूसरे साल फिर डेप्रिसिएशन काटोगे, दूसरे साल डेप्रिसिएशन काटोगे कितने पे। अब देखो, हाँ एक और चीज, ये तो रहा डेप्रिसिएशन की वैल्यू। हाँ, अब जो हम बात करेंगे डब्ल्यू डी वी, मतलब मशीन की वैल्यू कितनी बची। अगर ध्यान से देखोगे तो 1 लाख की मशीन थी, उसमें से माइनस हो गया कितना, अब मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, डब्ल्यू डी मतलब घटा हुआ मूल्य। इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, बुक वैल्यू भी बोलते हो। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब होता है मशीन की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन जितना भी कट चुका है हटा दो। जैसे तुमको, अगर तुमने एक बाइक खरीदी है, 5 साल चला लिए हो, अब 5 साल बाद उसको बेच रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि जितने में खरीदे हो उतने में बिकेगी। तो तुम ये निकालो कि तुम्हारी बाइक के इस समय बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू मतलब होता है 5 साल जो चलाए हो उसका डेप्रिसिएशन माइनस करो।
खरीदे थे कितने में, 5 साल चलाया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कटा है ना, तो उसकी वैल्यू हटा दो, तो रियल में उसकी क्या वैल्यू है, वो होता है बुक वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट में जो भी है अभी तक का डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस। ठीक है, अगले साल फिर डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो अगले साल फिर डेप्रिसिएशन काटेंगे किस पे, वही ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की कितनी थी, 1 लाख ही थी, डेप्रिसिएशन कितना, 10%। अब बताओ बुक वैल्यू कितनी हो गई मशीन की। अब ये 90,000 में से माइनस हो जाएगा कितना, अब मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी, 80,000। थर्ड ईयर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, वही ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर अगेन 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, है ना। बुक वैल्यू कितनी होगी, 70,000। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हर साल इस तरीके से सीक्वेंस में डेप्रिसिएशन कटता है। तो डेप्रिसिएशन हर साल किस पे कट रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पे कट रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये डेप्रिसिएशन कटा, बुक वैल्यू कितना आया इस बार, 60,000। हर साल उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। और देखो एक चीज कि डेप्रिसिएशन हर साल सेम है, हर साल डेप्रिसिएशन कितना कट रहा है, 10,000 10,000 10,000। दिस इज व्हाट, दिस इज एसएलएम मेथड। इसीलिए इसको क्या कई लोग कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्यों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। हर साल देखो डेप्रिसिएशन सेम है, चेंज हो रहा है क्या, नहीं। और हर साल डेप्रिसिएशन किस पे कट रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसी को हम लोग कहते हैं एसएलएम मेथड। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए। और यही चीज अगर ऐसे भी, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा होता, ये ऐसे भी हो सकता था कि मशीन की वैल्यू आपको दे देता अगेन 1 लाख, और उसकी यूजफुल लाइफ दे देता, यूजफुल लाइफ 10 साल। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दे तब पर भी ये कौन सा मेथड है, एसएलएम ही है। 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दो, हर साल की वैल्यू कितनी आ रही है, 10-10 हजार रुपए डेप्रिसिएशन कट रहा है, क्यों। तो ये कौन सा मेथड हुआ, एसएलएम मेथड। ठीक है, देखो परसेंटेज निकाला कैसे जाता है डेप्रिसिएशन का। अब आपको पता है हर साल का, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा ना। तो परसेंटेज देखो डेप्रिसिएशन का हम ऐसे निकालते हैं, हमें 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगा, डिवाइड बाई कितने पे, 1 लाख पे। 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन कट रहा है, टोटल वैल्यू पे कितने पे, 1 लाख पे ना। अब इसको परसेंटेज पे कन्वर्ट कर लो। कुछ समझे कि नहीं समझे। यानी परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, रियल में परसेंटेज कैलकुलेट किस आधार पे होता है, आधार क्या है, ये है। आधार क्या है, ये यूजफुल लाइफ। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अगले पे। अब यहाँ पे डेफिनेशन में एक और चीज दिया है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सर स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जब कभी एसेट को, मशीन को तुम लास्ट में मान लो 10 साल तुमने चलाई, उसके बाद उसको बेच रहे हो, तो बेचोगे तो कुछ तो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप मतलब कूड़ा होता है, बेचोगे तो कुछ तो मिलेगा। सपोज करो स्क्रैप करोगे तो कितना मिल रहा है, स्क्रैप कर रहे हो तो मान लो कुछ अमाउंट आ रहा है, 10-20 हजार रुपये आ रहा है, तो एग्जैक्टली खत्म कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू तो मिल ही गई ना। देखो अगर मैं कहूं मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल है, तो तुम सिंपल सा करने वाले हो क्या, 1 लाख को डिवाइड कर दोगे 10 से, सही है। कितना आ रहा है, 10,000 रुपये ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं तुमको बता दूं 10 साल के बाद अगर इसको बेचेंगे, किसको बेचेंगे, स्क्रैप वैल्यू, तो कितना लगभग मिल जाएगा, ये भी एस्टिमेटेड है, अनुमानित है। आज हम बता रहे हैं कि 10 साल बाद इसको कूड़े में भी बेचेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5,000 तो मिल ही जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कूड़े में बेचेंगे तब भी हमें 5,000 रुपये मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ये ध्यान रहे, ये आप एस्टिमेट, अनुमान लगा रहे हो, क्योंकि 10 साल के बाद की चीज आज ही बता रहे हो। अब डेप्शन कैसे निकलेगा, अब डेप्शन देखो ऐसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ये 10 लाख, ये 1 लाख की मशीन है, माइनस कर दो 5,000। क्यों माइनस कर दे 5,000, क्योंकि 5,000 तो हमें मिल जाएगा। तो खत्म कितना वैल्यू हो रहा है, 95,000। और ये 95,000 जो खत्म हो रहा है कितने साल में, डिवाइड कर दे। अब देखो डेप्शन कितना आएगा, 9500। अगर ये स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा तो
यानी करना क्या है, मेथड, मेथड फॉर्मूला का देखो, फॉर्मूला क्या निकला, कॉस्ट ऑफ एसेट देखना, उसमें से माइनस कर देना अगर कोई स्क्रैप वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो फिर इसको डिवाइड कर देना किससे, यूजफुल लाइफ से। अब देखते हैं WDV मेथड, written down value method. In this method we charge depreciation always on diminishing balance of asset. यहाँ पे डेप्रिशिएशन WD मेथड में क्या होता है, हम लोग घटते हुए मूल्य पे डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। किस पे चार्ज करते हैं, घटते हुए मूल्य पे। इट इज ऑल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कई लोग बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको, रिटन डाउन वैल्यू मेथड तो कहते ही कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखो डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज होगा, ये वाला जो क्वेश्चन उठाए थे सेम क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो फर्स्ट ईयर डेप्रिशिएशन हमें चार्ज करना है, तो डेप्रिशिएशन का चार्ज किस पे होगा भाई, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1 लाख के ऊपर 10%, सही है, कहीं कोई डिफरेंस दिखा। अब बुक वैल्यू कितनी बचेगी, बुक वैल्यू समझ रहे हो ना, ओरिजिनल कॉस्ट में से अभी तक का डेप्रिशिएशन माइनस कर दो, आ गया। अब सेकेंड ईयर डेप्रिशिएशन घटेगा, अब सेकेंड ईयर डेप्रिशिएशन किस पे घटेगा, घटे हुए मूल्य पे, तो मशीन का घटा हुआ मूल्य कितना है, इस पे लगेगा कितना परसेंट, ठीक है 9000। अब बुक वैल्यू कितनी आएगी, इस 90,000 में से माइनस होगा डेप्रिसिएशन 9,000, अब कितनी मशीन की वैल्यू रह गई 81,000। थर्ड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, अब इस बार डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, घटे हुए मूल्य पे, तो घटा हुआ मूल्य क्या, बुक वैल्यू के ऊपर, यानी 81,000, इसके ऊपर चार्ज होगा डेप्रिसिएशन कितना 10%। अब बताओ बुक वैल्यू कितनी आई, सही है इस 81,000 में से 8,100 माइनस हो गया, क्लियर। सो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये कौन सा मेथड है, WDV मेथड। कौन सा मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। घटते हुए मूल्य पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, अगेन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना 10%, बुक वैल्यू कितनी आएगी। अब बताओ इन दोनों मेथड में तुम्हें फर्क दिखा कि नहीं दिखा, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम है, लेकिन इसमें हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखो क्या होती जा रही है, घटती हुई जा रही है, घटती हुई जा रही है ना। यहाँ पे एसेट की वैल्यू हर साल सेम डेप्रिसिएशन घट रहा है। अब इन दोनों मेथड में सबसे बेहतर मेथड कौन सा लग रहा है, ये तो SLM था, और ये कौन सा मेथड था, ये मेथड है आपका WDV। कौन सा मेथड आपको सही लग रहा है, आसान है, SLM मतलब आसान है ना, हर साल हमको ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन काट रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा मेथड जस्टिफाइड है, मैंने अच्छा नहीं पूछा है, मैंने क्या पूछा है, कौन सा मेथड आपको जस्टिफाइड लग रहा है, क्यों WDV मेथड क्यों जस्टिफाइड लग रहा है, क्योंकि देखो जब मशीन खरीदते हो ना, मशीन नहीं होती है, फुल कैपेसिटी में काम करती है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, ठीक है, अगले साल भी क्या उसी कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन देखो हर साल तुम सेम चार्ज करो, तो ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ देखो पहले साल फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है, अच्छा डेप्रिसिएशन घटा, दूसरे साल उसकी कैपेसिटी कम हुई ना, तो डेप्रिसिएशन भी क्या हुआ, कम हुआ, तो इसे घटता हुआ जा रहा है, तो ये मेथड उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो जस्टिफिकेशन की मैंने बात की थी, जस्टिफाइड कौन सा मेथड है, तो WDV, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड फॉलो करिए, WDV, SLM नहीं। इनकम टैक्स WDV मेथड ही फॉलो कराता है, SLM मेथड को नहीं कराता। नहीं समझे, आगे हम लोग को MCFA में इनकम टैक्स भी पढ़ना है, तो जब इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन का चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड हम फॉलो करते हैं, इनकम टैक्स हमेशा WDV मेथड फॉलो कराता है, SLM नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी अकाउंटिंग सिंपल मेंटेन कर रहे हो, आपको इनकम टैक्स से कोई लेना देना है, तो आप आराम से आप अपना SLM या WDV जो मन करे वो मेथड फॉलो करो।
तो जितने भी कॉर्पोरेट की कंपनी है उनको पता है उनको इनकम टैक्स तो देना ही देना है ना। अब वो सोचेंगे पहले एसएलएम करो, फिर इनकम टैक्स के लिए अलग से डब्ल्यूडी मेथड फॉलो करो। बेटर विल बी कि हम क्या करेंगे, डब्ल्यूडीबी। बात समझे, ताकि दो बार डेप्यूटेशन कैलकुलेट ना करना पड़े। चलिए, ये बात समझ में आ गई सब लोग की। अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये जो डिप्रेशन चार्ट हम लोग अपने वेबसाइट पे देख रहे थे, ये दो दो रेट्स डिप्रेशन के क्यों दिए, क्योंकि एक कौन सा मेथड है और एक कौन सा। तो कह रहा है कि देखो 60 साल की लाइफ है। अब चाहे एसएलएम काटो इतने पॉइंट, इस परसेंटेज से एसएलएम काटोगे तो ये परसेंट लगाना, और अगर डब्ल्यूडीवी लगाओगे तो ये परसेंट। क्यों एसएलएम का रेट कम है और डब्ल्यूडीवी का ज्यादा है, क्योंकि एसएलएम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कटता है, ओरिजिनल कॉस्ट बहुत हैवी होगी, सही है ना, इसलिए कम रेट है। और इसमें क्या घटते हुए मूल्य पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसलिए रेट अधिक है। हालांकि आप चाहे इससे चार्ज करो चाहे इससे चार्ज करो, मशीन या सॉरी बिल्डिंग की लाइफ फाइनली 60 साल में निल हो जाएगी। कितने साल के बाद, 60 साल के बाद। दोनों ही केस में, चाहे आप एसएलएम काट रहे हो चाहे डब्ल्यूडीवी, दोनों में ही एक समय के बाद उसकी निल होनी है। बाकी आपको कंप्यूटर वाला दिखा दे, कंप्यूटर पे देखो, अगर तुम एसएलएम से चार्ज करोगे तो 31% डेप्रिसिएशन है, 31.67, और अगर डब्ल्यूडीवी काटोगे तो 63.16% डेप्रिसिएशन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये फर्क आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये तो हो गया आपका डेप्रिसिएशन के दोनों मेथड्स, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। इसमें किसी को कोई डाउट्स, इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं ना। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री क्या होती है। तो जनरल एंट्री सबको पता है, डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और टू कैश तो जाती नहीं है, उतने की फिक्स्ड एसेट खत्म हो जाती है। तो फिक्स्ड एसेट होती है डेबिट है, क्रेडिट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, उतने की फिक्स्ड एसेट चली गई। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। और फिर डेप्रिसिएशन उठा के किधर ट्रांसफर करोगे, डेप्रिसिएशन बताओ क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट हो, मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो खर्चा हो रहा हो उसको हम डेप्रिसिएशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है, साल के अंत में हम इस डेप्रिसिएशन खर्चे को किधर लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नहीं समझे, डेप्रिसिएशन किधर दिखाते हो, खर्चा है ना, तो पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में, तो पीएल में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किधर जाएगा, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में खर्चा दिखाते हैं। और टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन देखो यहाँ डेबिट करके यहाँ क्रेडिट करके खत्म कर दोगे, इसको किधर ट्रांसफर करना है हमें, पीएल में। ये होता है व्हेन वी चार्ज डेप्रिसिएशन विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन। और एक हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी चार्ज डेप्रिसिएशन बाय मेंटेनिंग प्रोविजन। उस केस में हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट नहीं करेंगे। अगर एसेट को क्रेडिट कर दे रहे हो इसका मतलब एसेट की वैल्यू कम हो जा रही है। इनडायरेक्ट मेथड में हम एसेट की वैल्यू डायरेक्टली कम नहीं करते, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं। और फिर बाकी तो वही है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे साल के अंत में, तो यही होता है। यानी कि डायरेक्ट मेथड में हम एसेट की वैल्यू को हर साल क्या करते जाते हैं, घटाते चले जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हर साल एसेट की वैल्यू वही दिखती है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। और इधर साइड लाइबिलिटी साइड में आपको दिखेगी प्रोविजन के नाम पे, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, इसको भी समझा देता हूँ, जो देख लीजिए। मान लो मशीन की वैल्यू कितनी है, अगेन वही, मशीन कितने की है, 1 लाख की है ना। अब इस पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, वही 10% लेते हैं। अब पहले हम लोग कौन सा मेथड लेते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में होता क्या है, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो तुम क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में दिखाओगे कितना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में दिखाओगे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, यहाँ पे दिखाओगे एक्सपेंस साइड में 10,000 रुपीज। इस 1 लाख के ऊपर 10% आपने एक्सपेंस साइड में दिखा दिया। समझ रहे हैं,
तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड में आप दिखा दोगे कितना, 10,000 रुपीज। सही है। अब दूसरा बनाओगे क्या, बैलेंस शीट साल के अंत में। बैलेंस शीट में किधर दो साइड होती है, एक लाइबिलिटी और एक एसेट। तो इसमें देखो लाइबिलिटी में तो कुछ नहीं, एसेट साइड में कैसे दिखाते हो, ठीक है ना। लाइबिलिटी में तो कुछ नहीं, एसेट में दिखाओगे क्या, मशीन, है ना। मशीन की वैल्यू दिखाओगे, मशीन की वैल्यू में क्या कर दोगे, लेस कर दोगे क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। यानी मशीन की लाइफ, मशीन कितने की थी, 1 लाख की थी, इसमें लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन कितना, 10,000, तो मशीन की वैल्यू कितनी बची। सही है। ऐसे दिखाते हो तो देखो, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्यों डायरेक्ट मेथड कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, हिट हो रही है डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू को क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी सेम होगा। डेप्रिसिएशन मान लो एसएलएम मेथड ही लगाते हैं, एसएलएम मेथड में आपको पता है डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहती है, सेम। अगले साल फिर बैलेंस शीट बनाओगे, अगले साल जब बैलेंस शीट बनेगी तो बताओ मशीन की वैल्यू कितनी थी, अब मशीन की वैल्यू उठ के आएगी 90,000। सही है। अडेप्शन फिर कटेगा कितना, वही 10,000। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली उसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। कौन सा मेथड है, तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट को देखो क्रेडिट कर दे रहे हो, एसेट मतलब देखो डेबिट होती है तो बढ़ती है, क्रेडिट कर रहे हो तो इसका मतलब वो घट रही है, और यहाँ घट रही है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, चलिए अब इनडायरेक्ट मेथड को समझते हैं। पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। कौन सा मेथड लगाते हैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन पहले साल वही है, सेम है, 10,000 रुपीज, 1 लाख की मशीन के ऊपर 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन। अब मशीन की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, ये ऐसी दिखेगी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। क्यों, क्योंकि देखो ना इस एंट्री में क्या मशीन क्रेडिट हो रही है, मशीन नहीं घट रही है। और इधर दिखाएंगे एक प्रोविजन के नाम पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे कितना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे दिखाएंगे ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू। नहीं समझे, ध्यान से देखो, मशीन आज भी 1 ही लाख है, साल भर यूज हुई, उसके बावजूद 1 लाख है। हाँ, उसका डेप्रिसिएशन इधर दिखेगा आपको लाइबिलिटी साइड में। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो घूम फिर के उसको माइनस ही करेगा ना। लेकिन हम डायरेक्टली इसको हिट नहीं करते, डायरेक्टली उसकी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करते, अलग से हम प्रोविजन के नाम पे से दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को। अगले साल फिर क्या होगा, फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन। मशीन की वैल्यू अभी भी कितनी दिखेगी, 1 लाख रुपए। और यहाँ पे प्रोविजन के नाम पे कितना दिखेगा बताओ, अगले साल। ये 10,000 पहले से था, और अभी भी और आ गया कितना, अब कितनी हो गई, 20,000। कायदे से देखो कि मशीन देखो अभी भी 1 लाख की दिख रही है, लेकिन रियल में 1 लाख की नहीं है, उसकी वैल्यू घट चुकी है। कितनी, ध्यान से देखो, तुमको यहां से देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो डायरेक्टली इसको हिट कर रहा है क्या, नहीं, इनडायरेक्टली दिखा रहा है कि भाई देखो इतना डेप्रिसिएशन है। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होता जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। तो सवाल उठता है कब इसकी वैल्यू को सर रिड्यूस करेंगे, जब कभी मशीन खराब हो, एकदम एक्सपायर हो जाएगी, या फिर मशीन को हम क्या करेंगे, बेचेंगे, तब हम इस डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ले जा करके इससे हिट कराते हैं, वरना नहीं कराएंगे। ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो आपसे इंटरव्यूज में क्या पूछा था, आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री लगभग सारे बच्चों को पता होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। गलती से ये मत बोल देना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होता तो कैश नहीं जाती है, ध्यान रहे। उतने की एसेट, उतने की जो भी फिक्स्ड एसेट होगी वो क्रेडिट होगी। तो ज्यादातर बच्चे आंसर देते हैं, इसलिए इंटरव्यू पूछा, अच्छा एक चीज बताओ, जब हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है। इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा पूछा जाता है।
तो जब आपसे पूछा जाए कि जब प्रोविजन मेंटेन करे तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, तो सिंपल सा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दिस इज द। तो हर कंपनी में आपको बता दूं, ये प्रॉपरली एंट्री भी एसेट भी हर एक कंपनी में होता है। हर एक कंपनी में क्या होता है, एसेट के ऊपर हर साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सही है ना। और सही डेप्रिसिएशन चार्ज करिए ताकि सही प्रॉफिट आए, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट पे डेप्रिसिएशन का सीधा असर पड़ता है। किसका असर, क्योंकि डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए खर्चा है। गलत डेप्रिसिएशन दिखाओगे प्रॉफिट गलत आएगी, ठीक है। अब ये देखो असाइनमेंट है, बहुत छोटा सा असाइनमेंट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दिया है कि नहीं दिया। अब कह रहा है इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी की है, 1,60,000 के। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000 है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, बोलता है यार डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ। तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। हम्म, चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो सब लोगों को समझ में आ गया था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो किसी को दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी, 1,60,000 ना। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा वहां पे, डेप्रिसिएशन सीधा सीधा 1,60,000 थे, माइनस हो जाएगा कितना, 10,000 डिवाइड बाई कितना, 10। यही है ना डेप्रिसिएशन, यही सबका है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा, इसमें देखो क्या कह रहा है, हमें 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दोनों से। कॉस्ट ऑफ मशीन है 1,00,000, परचेज कितना, ठीक है, कैलेंडर ईयर लेके चल रहा है। बाकी यहाँ पे दे रखा है रेट ऑफ डिप्रेशन 20,000 है। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो SLM मेथड किस किस साल की बात कर रहा है, 2017, 2017 है ना। तो 2017 का अगर डिप्रेशन निकालोगे तो डिप्रेशन कैसे निकलेगा, मशीन की है कितनी, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉर्मूला ऐसे। एक लाख पे मल्टीप्लाई करना है कितना, 20%, सही है। 20% हो जाएगा, कितना आएगा बताइए, 1,00,000 के ऊपर 20% डिप्रिसिएशन 20,000 रुपये आएगा, सही है कि नहीं सही है। अब बस यहाँ पे बगल में क्या करिए, उसका बुक वैल्यू भी दिखा दीजिए। बुक वैल्यू समझ रहे हैं ना। अब अगर इस, सॉरी, मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1,00,000, माइनस हो जाएगा कितना, 20,000, कितनी बुक वैल्यू बची। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन भी दिखाते चलिए। अगले साल फिर 2018 में क्या होगा डेप्रिसिएशन, इस बार डेप्रिसिएशन किस पे कटेगा, सेम यही है ना, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कटेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा, सेम आएगा 20,000। बुक वैल्यू देखो कितनी होगी, बुक वैल्यू इस बार 80,000 में से माइनस हो जाएगा कितना, 20,000, 60,000 आ गया। फिर 2019 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, सेम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कटेगा ना 20,000। अब बताओ बुक वैल्यू कितनी आएगी, इस 60,000 में से माइनस कर लो कितना, 20,000। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, जो आप लोग तरीका आप समझ रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, SLM के बाद WDV की। तो यहाँ देखो WDV निकाल दे रहे हैं। सबसे पहले वही 2017, यही ईयर, ईयर दोबारा नहीं लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकलेगा किस पे, वही है सेम, 1,00,000 के ऊपर 20%, सही है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी, वही 20,000, सही है। 1,00,000 के ऊपर 20% कितना होता है, 20,000 होगा ना। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या, इसकी बुक वैल्यू भी वहीं बता दो। बुक वैल्यू कितनी आएगी, 1,00,000 में से, 1,00,000 में से माइनस हो जाएगा ये 20,000, सही है कि नहीं सही है। फिर अगले साल यानी कि 2000, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं, है ना। अब हम 2018 में फिर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो 18 में जो डेप्रिसिएशन कटेगा वो कितने पे कटेगा,
80,000 के ऊपर मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट, 20%। कुछ समझ में आया? यानी हम लोग डेप्रिसिएशन किस पे काट रहे हैं, इस बुक वैल्यू के ऊपर, घटे हुए मूल्य के ऊपर 20%। कितना आएगा, 16,000। अब बताओ बुक वैल्यू कितनी आएगी मशीन की, इस 80,000 में से माइनस हुआ कितना, 80,000 थी, 16,000 और डेप्रिसिएशन कट गया, तो अब कितना बचा, 64,000। अगले साल बताओ फिर डेप्रिसिएशन किस पे कटेगा, 64,000 के ऊपर कटेगा कितना परसेंट, 20%। अगर 64,000 के ऊपर तुम 20% डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो कितना आएगा, 12,800, 12,800। अब बताओ मशीन की बुक वैल्यू कितनी बची, 64,000 में से माइनस हो जाएगा 12,000। ऐसे निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? यही ना आपको दिक्कत थी कि सर सीक्वेंस क्या होगा, फॉर्मेट कैसे फॉलो करेंगे, अब समझ में आ गया? चलिए फॉलो करिए। बताइए 5 साल के बाद क्या बचा। हाँ स्ट्रेट लाइन में तो जीरो आएगा, गुड। आ गया। इसमें जीरो आ रहा है, सही है ना? इसमें वैल्यू कितनी आई है, एसएलएम मेथड में 5 साल के बाद उसकी वैल्यू जीरो आएगी। इतना ही आ रहा है 5 साल बाद, 32,768। सो ये रहा आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एसएलएम और डब्ल्यूडीवी सबको समझ में आ गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, ओके बाय।